नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। वेनेजुएला में ग्लेशियर्स हुए खत्म। आखिरी ग्लेशियर हमबोल्ट के खत्म होने की पुष्टि। ग्लेशियर फ्री होने वाला पहला देश बना वेनेजुएला। जापान यूएसए ने किया समझौता। हाइपरसोनिक वेपन्स इंटरसेप्टर बनाएंगे दोनों देश। हाइपरसोनिक वेपन्स का खतरा बढ़ा। और ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024 जारी। आंतरिक विस्थापितों पर आई रिपोर्ट। मौसमी आपदाओं के चलते विस्थापन में आई कमी। आइए शुरू करें। आज हम अपने बाबा दादी से सुनते हैं कि उन्होंने गांव में कुआं में पानी देखा है, कुओं से पानी निकालकर पीने के लिए इस्तेमाल किया है। जलवायु परिवर्तन के चलते हम उस मुहाने पर आ पहुंचे हैं जहां हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हमने ग्लेशियर्स देखे हैं। ये बात वेनेजुएला के लिए 2024 में ही लागू होने जा रही है। हालिया खबर के मुताबिक आधुनिक वक्त में वेनेजुएला ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जिसके सारे ग्लेशियर्स खत्म हो गए हैं। इसकी पुष्टि ICCI यानी इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव नाम की एक संस्था ने ट्विटर यानी एक्स पर की। ICCI के मुताबिक वेनेजुएला का इकलौता बचा हमबोल्ट या ला कोरोना ग्लेशियर, इसकी बर्फ लगभग खत्म हो गई है। इसका आकार 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है, इसलिए इसे ग्लेशियर की परिभाषा में नहीं रखा जा सकता। अब ये ग्लेशियर के बजाय आइस फील्ड बनकर रह गया है। आपको बता दें कि US जियोलॉजिकल सर्वे की गाइडलाइंस के मुताबिक ग्लेशियर के लिए एरिया 10 हेक्टेयर के करीब होना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011 तक वेनेजुएला में हमबोल्ट समेत 6 ग्लेशियर थे। इनमें से 5 ग्लेशियर 2011 तक खत्म हो गए। उम्मीद की जा रही थी कि हमबोल्ट ग्लेशियर अभी 1 दशक तक और सरवाइव करेगा, लेकिन हालिया अध्ययन बताते हैं कि हमबोल्ट में आइस की मेल्टिंग आशंका से कहीं ज्यादा हुई और अब ये आइस इतनी कम बची है कि इसे ग्लेशियर माना नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि वेनेजुएला कोई इकलौता देश नहीं है जहां ग्लेशियर खत्म हुए हों। इसी कड़ी में अगला नंबर इंडोनेशिया, मैक्सिको और स्लोवेनिया ऐसे देशों का भी है जो ग्लेशियर फ्री हो सकते हैं। इसकी वजह है कि बीते कुछ सालों में दुनिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग तापमान का अनुभव किया है। इससे पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने अपनी एक रिपोर्ट में चेताया था कि एशिया के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित ग्लेशियर्स अपना मास खो रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह वही है जो आज दुनिया की तमाम चुनौतियों की वजह बनी हुई है। लगातार हो रहे औद्योगिक विकास के चलते हम जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जीवाश्म ईंधन उत्सर्जित करते हैं ग्रीन हाउस गैसें जो जिम्मेदार हैं पृथ्वी के वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ा दिया है। इस बढ़े हुए तापमान के चलते ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसे ग्लेशियर मेल्टिंग कहते हैं। ये पिघली हुई बर्फ बहकर महासागरों में जाती है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। इससे कई द्वीपीय देशों के डूबने का खतरा है। इसके अलावा ग्लेशियर्स का साफ पानी जब महासागरों में जाता है तो महासागरों के इकोसिस्टम में बदलाव लेकर आता है। कई तरह के सूक्ष्म जीव और कोरल्स अपने सर्वाइवल के लिए खारे पानी पर निर्भर करते हैं, लेकिन महासागरों में मीठे पानी का स्तर बढ़ने से ये इस नए आवास में एडजस्ट नहीं कर पाते। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह समझने के बाद अब जान लेते हैं कि ये ग्लेशियर दरअसल होते क्या हैं। देखिए, ग्लेशियर शब्द को फ्रेंच शब्द ग्लासे से लिया गया है। ये पृथ्वी पर परत के रूप में धीमी गति से प्रवाहित होने वाले बर्फ के बड़े से मास यानी सनहती होते हैं। जल की तुलना में इनका बहाव बहुत धीमा होता है। एक दिन में इनका बहाव कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक या इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। ग्लेशियर्स मुख्यतः गुरुत्व बल के चलते गतिमान होते हैं। ग्लेशियर्स को रिवर्स ऑफ आइस भी कहते हैं। ग्लेशियर्स के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो जब एक ही स्थान पर स्नो यानी हिमपात धीरे धीरे इकट्ठा होकर आइस यानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। साल दर साल हिमपात की एक परत दूसरी परत को कंप्रेस करती जाती है। दबाव बढ़ने के साथ साथ बर्फ में सघनता बढ़ती जाती है और इसके क्रिस्टल एक समान आकार के होते जाते हैं, तो फिर ग्लेशियर बनता है। एक बिंदु पर इसकी सघनता पानी की तुलना में 2/3 रह जाती है। अधिकांश ग्लेशियर्स के लिए यह प्रक्रिया 100 से अधिक सालों तक चलती है। ग्लेशियर्स 2 तरह के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट्स। अल्पाइन ग्लेशियर पर्वतों के किनारे बनते हैं और घाटी के जरिए नीचे की ओर बहते हैं। जैसे वेनेजुएला का हमबोल्ट ग्लेशियर एंडीज पर्वत में स्थित है। धूल, मिट्टी और अन्य पदार्थों को अपने रास्ते से हटाते हुए ये घाटियों को और गहरा कर देते हैं।
ये ग्लेशियर ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप के ऊंचे पर्वतों में पाए जाते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर को वैली ग्लेशियर या माउंटेन ग्लेशियर भी कहते हैं। आइस शीट्स ग्लेशियर अल्पाइन की तरह केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ये अपने केंद्र से चारों तरफ प्रसारित होते हैं। ये प्रसारित होते होते अपने आसपास के क्षेत्र, चाहे घाटी हो या फिर मैदान हो या फिर पूरा पर्वतीय क्षेत्र, सबको बर्फ की चादर से ढक देते हैं। सबसे बड़े आइस शीट्स को कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहा जाता है। ये काफी बड़े क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। सबसे ज्यादा ग्लेशियर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। वर्तमान में पृथ्वी का 10% क्षेत्र ग्लेशियल आइस से घिरा है। दुनिया का 2/3 फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में पाया जाता है। इधर जापान और यूएसए ने हाइपरसोनिक वेपन्स इंटरसेप्टर को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान और यूएसए एक दूसरे के सहयोगी देश हैं। सहयोगी होने के चलते दोनों के विरोधी भी कॉमन है। हालिया समझौता ऐसे ही विरोधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया में हाइपरसोनिक वेपन्स का विकास यूएसए और जापान के लिए खतरे को बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर सहमति बीते साल अगस्त में ही हो गई थी। तब तय हुआ था कि इंटरसेप्टर को मिड 2030 तक डिप्लॉय कर दिया जाएगा। हमारे लिए इस समझौते से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हाइपरसोनिक वेपन्स इंटरसेप्टर होते क्या हैं। लेकिन इसे समझने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स की गति 5 मैक से ज्यादा होती है। 5 मैक से मतलब है कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज। ये उड़ान के दौरान भी अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी ट्रेजेक्टरी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स से अलग होते हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स की गति भी 5 मैक से ज्यादा होती है, लेकिन ये ट्रेजेक्टरी के मामले में सीमित होती हैं। यानी कि उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की इनमें क्षमता नहीं होती। हाइपरसोनिक वेपन्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है, वहीं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग इंजन से पावर होती हैं। ये वेपन्स किसी भी देश को बहुत पावरफुल बना देती हैं। ध्वनि की गति से तेज होने के चलते ये वर्तमान में मौजूद किसी भी डिफेंस सिस्टम से बचने में सक्षम है। इन वेपन्स को यूएसए समेत रूस और चीन जैसे देशों ने विकसित कर लिया है, लेकिन यूएसए की चिंता है इन वेपन्स का मुकाबला करने वाले डिफेंस सिस्टम को लेकर। जापान के साथ जो हालिया फैसला हुआ है, इनके डिफेंस सिस्टम को तैयार करने के मकसद से ही लिया गया है। इसके तहत विकसित इंटरसेप्टर को शिप टू एयर स्टैंडर्ड मिसाइल 3 पर डिप्लॉय किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर भी कहा जा रहा है। जब दुनिया के बड़े देश हाइपरसोनिक वेपन्स को विकसित कर चुके हैं, तो भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं रहने वाला है। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी तैयार की है। इसने भारत को उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल कर दिया है जिनके पास हाइपरसोनिक टेस्टिंग कैपेबिलिटी मौजूद है। साथ ही रूस यूक्रेन संकट के बीच भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉरपोरेशन का स्टेटमेंट था कि अगर भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल की जरूरत होगी तो सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हमें इसे विकसित करने में केवल 8 साल लगेंगे। आप अगर किसी छोटे शहर से ताल्लुक रखते हैं तो आपको पता होगा कि नौकरी या शिक्षा के लिए किसी बड़े शहर जाना पड़ता है। एक बार घर छोड़ने के बाद ताउम्र लोग अपने शहर गांव वापस नहीं जा पाते। अपनी जड़ों से कटने का दर्द जानते हैं ये लोग। लेकिन ये तो एक ऐसी स्थिति है जब आप अपनी मर्जी से अपना घर गांव छोड़कर रवाना होते हैं। उन लोगों के बारे में सोचकर देखिए जिन्हें अपनी जमीन मजबूरी में छोड़नी पड़े। ये मजबूरी कुछ भी हो सकती है, हिंसा, मौसमी आपदा और विवाद। इसे ही आंतरिक विस्थापन कहते हैं। हाल ही में आईडीएमसी यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024 यानी ग्रिड 2024 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में दुनिया भर में 75.9 मिलियन लोग आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए हैं, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 71.1 मिलियन था। आईडीएमसी के मुताबिक आंतरिक विस्थापन से मतलब है किसी देश में 1 साल के भीतर देश की सीमाओं के अंदर जबरन विस्थापित हुए लोग। ग्रिड 2024 के आंकड़ों के मुताबिक विवाद और हिंसा के चलते 68.3 मिलियन लोग
आंतरिक विस्थापन का शिकार हुए हैं। कुल आंतरिक विस्थापित लोगों में से आधी आबादी सूडान, यमन, कोलंबिया, सीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में निवास करती है। हालांकि 2022 के मुकाबले 2023 में मौसमी आपदाओं के चलते विस्थापित हुए लोगों की संख्या में कमी आई है। मौसमी आपदाओं में कमी की वजह बीते साल अल नीनो की मौजूदगी बताई गई है। दरअसल अल नीनो के चलते बारिश औसत से कम होती है, जिससे मौसमी आपदाएं मसलन बाढ़ वगैरह में कमी आ जाती है। आपको बता दें, IDMC जिनेवा स्थित एक मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट है। 1998 में गठित यह संस्था दुनिया भर में होने वाले आंतरिक विस्थापन के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। भारत में चुनावी दौर में रोज कुछ नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। हालिया वाकया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का। दरअसल एक कॉमेडियन है श्याम रंगीला। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के लिए फेमस हुए थे। इस बार वे मिमिक्री न करके उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन नामांकन पर्चा रिजेक्ट हो गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके चुनाव लड़ने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि चुनाव आयोग ने उनके फॉर्म को किस आधार पर खारिज किया है। दरअसल उन्होंने शपथ पत्र पेश नहीं किया था। देखिए, संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक शपथ लेनी होती है। इस शपथ पत्र को भी नामांकन पत्र के साथ जमा कराना होता है। इस शपथ का जिक्र संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 84 के मुताबिक कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित यानी एलिजिबल तभी होगा जब वो भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने सिग्नेचर करता है। इसके अलावा EC's हैंडबुक फॉर ROs रिटर्निंग ऑफिसर्स 2023 के मुताबिक ये शपथ का काम नामांकन की जांच के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि से पहले कर लेना चाहिए। हैंडबुक में यह भी मेंशन है कि रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशी को शपथ के बारे में बताएंगे। हालांकि इस पर श्याम रंगीला का तर्क है कि उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र रिजेक्ट होने तक शपथ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसमें एक और बात समझिए, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी करना RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर का एक क्वाजा जुडिशियल फंक्शन यानी अर्ध न्यायिक कार्य है। साथ ही स्क्रूटनी के दौरान RO को किसी भी व्यक्तिगत या राजनीतिक पूर्वाग्रह से दूर रहना होता है। यदि फिर भी किसी प्रत्याशी को लगता है कि उनका नामांकन अनफेयर तरीके से रिजेक्ट हुआ है तो वे इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए। श्याम रंगीला ने आरोप लगाया है कि उनके चुनाव लड़ने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव लड़ने के अधिकार का जिक्र है? आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया जाता है। यह दिन लोगों के लिए शांति के महत्व और शांति से एक साथ रहने की जरूरत पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। इसका लक्ष्य विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, आपसी सम्मान और सद्भाव पैदा करने के महत्व पर जोर देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में एक प्रस्ताव पारित कर 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस घोषित किया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई 2018 को विश्व भर में मनाया गया। कांवर झील या कांवर झील, जिसे स्थानीय रूप से काबरताल, कंवरताल या कांवरताल भी कहते हैं, यह बिहार के बेगूसराय जिले में मीठे पानी की उथली झील है यानी शैलो लेक है। लेकिन फिलहाल झील के सामने अस्तित्व का खतरा आ गया है। कांवर झील की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और सूखने वाला क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। कृषि कार्यों के लिए झील के क्षेत्र पर अतिक्रमण हो रहा है और जलाशय में पक्षियों की संख्या में कमी आ रही है। यह झील रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बिहार राज्य की पहली और एकमात्र वेटलैंड साइट है। 1986 में राज्य सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। बाद में केंद्र सरकार ने पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए इसे अभयारण्य घोषित किया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कुछ देशों की एक सूची जारी की है। यह सूची उन देशों की थी जिन्हें वह हिंसक समूहों के खिलाफ पूरी तरह से सहयोग करने वाला नहीं मानता। अमेरिका ने इस सूची में उत्तर कोरिया, सीरिया, ईरान और वेनेजुएला को बरकरार रखा है। वहीं क्यूबा को अमेरिकी विदेश विभाग ने इस सूची से हटा दिया है। दरअसल क्यूबा और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां आतंकवाद और अन्य प्रयासों पर फिर से एक साथ काम कर रही हैं। यदि हम क्यूबा की बात करें तो यह कैरेबियन सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यह पहले स्पेन का उपनिवेश था। हालांकि 1902 तक
क्यूबा ने स्वतंत्रता हासिल कर ली थी, लेकिन इस द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका का गहरा प्रभाव था। सिक्किम स्टेटहुड दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है, जो 1975 में भारत के साथ पूर्व राज्य के एकीकरण के इतिहास को याद दिलाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। यदि इसके इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1642 में हुई थी। तिब्बती लामाओं ने फोनसोंग नामग्याल को सिक्किम के पहले शासक या चोग्याल के रूप में प्रतिष्ठित किया था। नामग्याल राजवंश की राजशाही अगले 333 वर्षों तक कायम रही, जब तक कि भारत में इसका विलय नहीं हुआ। भारत ने सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन वाले देश की सूची में अपने स्थान को बरकरार रखा है। भारत लगातार 6 वर्षों से इस सूची के शीर्ष पर है। दरअसल इंटरनेट अवरोधों के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन कीप इट ऑन ने इंटरनेट शटडाउन पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में 116 बार इंटरनेट बंद किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2023 में शटडाउन लगाया। इसमें सबसे अधिक शटडाउन की घटना मणिपुर और पंजाब में देखी गई। इसके अलावा 5 दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाले शटडाउन की घटना 2022 की तुलना में बढ़कर 2023 में 41% से अधिक देखी गई। सुनील छेत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर संन्यास की घोषणा कर दी है। कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद वह इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। यह उनका आखिरी मैच होगा, जो 6 जून को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। छेत्री ने 2002 में अपने करियर की शुरुआत की थी। 2005 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। उन्होंने हाल ही में अपना 150वां मैच गुवाहाटी में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। अभी तक उनके नाम इंटरनेशनल फुटबॉल में 94 गोल हैं और क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने 158 गोल मारे हैं। नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता की शुरुआत में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो 3 राउंड के बाद दूसरे स्थान पर थे। उन्होंने चौथे राउंड में 82.27 मीटर थ्रो करके बढ़त हासिल की। नीरज चोपड़ा की अन्य उपलब्धियों में टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतना, 2022 में डायमंड लीग चैंपियन बनना, 2023 में विश्व चैंपियनशिप जीतना और चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना आदि शामिल हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लेशियर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का 1/3 फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में ही पाया जाता है। हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में मौजूद एकमात्र ग्लेशियर था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड साइट कांवर लेक किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, सार्क का सचिवालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका या फिर जकार्ता? सही जवाब है विकल्प ए, काठमांडू। अगला प्रश्न था, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद निम्नलिखित में से किसे सलाह देने के लिए सृजित किया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नीति आयोग या फिर राज्य सरकारें? सही जवाब है प्रधानमंत्री, यानी विकल्प बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर इस बुलेटिन की PDF हासिल करनी हो तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही इस बुलेटिन को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।